Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 134 History of India from 1707 to 1950। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, ठीक है, shop.hindustannowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप इसे सर्च कर लेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा वो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ Indian National Congress, discuss the debate regarding its origin। यानी कि आपको क्या लिखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, और डिबेट क्या है इसके ओरिजिन के रिगार्डिंग। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed in 1885 and became the most important political organization in India's freedom struggle। जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये क्या है आपका 1885 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये आपका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ये आपका एक क्या है कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडियंस को फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ताकि वो अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को, ठीक है, एक्सप्रेस कर सके और वर्क कर सके फॉर द नेशनल यूनिटी। बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन। सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हेवी टैक्सेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century के टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, उस इंडिया में उसने क्या किया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को करा, हेवी टैक्सेशन लगाए और डिस्क्रिमिनेशन किए इंडियंस के अगेंस्ट। सो जो एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, उन्होंने क्या है डिमांड करने लग गए वो रिफॉर्म्स को। सो हाउएवर देयर वाज नो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट दीज डिमांड। यानी कि उस टाइम पे हमारे पास कोई क्या थी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं थी जो इन डिमांड्स को प्रेजेंट करे। सो इन दिस सिचुएशन अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट नेम्ड एलन ऑक्टेविन, that is A.O. Hume, took the initiative to form a political association। इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है A.O. Hume, इन्होंने क्या किया इनिशिएटिव लिया कि वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे। सो विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दिनशॉ वाचा एंड W.C. बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। A.O. Hume ने क्या है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। सो जो पहला सेशन था आईएनसी का वो हेल्ड हुआ था आपका बॉम्बे में इन दिसंबर 1885। ये आपको 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था और जो W.C. बनर्जी थे ये आपके पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे इसके। सो जो अर्ली एम्स थे और कांग्रेस के वो बहुत ही मॉडरेट थे, ठीक है। उन्होंने क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिमांड किया, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट, यानी कि वो इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहते थे गवर्नमेंट में। उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंसेस को रिडक्शन मांगा कि मिलिट्री एक्सपेंसेस में रिडक्शन होना चाहिए, एंड उन्होंने सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन मांगा थ्रू द पीसफुल मेथड जैसे कि पेटिशंस और मीटिंग्स। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द डिबेट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आईएनसी। सो देयर इज अन इम्पॉर्टेंट डिबेट अमंग हिस्टोरियंस अबाउट व्हाई एंड हाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है हिस्टोरियंस के बीच में कि कैसे और क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। दो मेन व्यू एग्जिस्ट करते हैं। पहला आपका सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी put forward mainly by British historians and some Indian scholars, the Congress was started by A.O. Hume as a safety valve। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस और कुछ इंडियन स्कॉलर्स ने पुट फॉरवर्ड की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका कांग्रेस था उसे स्टार्ट किया गया था A.O. Hume के द्वारा एज अ सेफ्टी वेल्व। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फेयर करती थी एक वायलेंट रिवोल्ट को ड्यू टू द ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। यानी कि इंडियंस में क्या है डिससैटिस्फैक्शन ग्रो हो रहा था। सो इस रिबेलियन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एजुकेटेड इंडियंस को अलाउ किया
कि वो अपने एंगर को एक्सप्रेस करें थ्रू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। सो इसीलिए क्या है, आईएनसी को एक टूल देखा गया था जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। नेशनलिस्ट थ्योरी, सो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस स्ट्रांगली अपोज द सेफ्टी वाल्व थ्योरी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस क्या है आपके, ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी को। ये बिलीव करते हैं कि जो आईएनसी था वो एक नेचुरल रिजल्ट था आपका इंडियन पॉलिटिकल अवेयरनेस का। उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन लीडर्स थे वो खुद एक नेशनल प्लेटफॉर्म चाहते थे ताकि वो कंट्री को यूनाइट कर सके और डिमांड्स को रेस कर सके। सो जो एओ ह्यूम है वो क्या है, सिर्फ हेल्प कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग द कांग्रेस, बट जो रियल ड्राइविंग फोर्स था वो आपका इंडियन नेशनलिज्म था। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड नेशनल यूनिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है आपका, एक जो ये आपका फॉर्म हुआ था एज एन एसोसिएशन इन 1885, एक प्लेटफॉर्म था पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए और नेशनल यूनिटी के लिए। वाइल देयर इज अ डिबेट अबाउट इट्स ओरिजिन, यानी कि इसके ओरिजिन को लेकर डिबेट है, बट जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो एग्री करते हैं कि ये एक क्रूशियल रोल प्ले किया था इसने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अवेक करने में, एंड लेटर बिकेम द लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश। यानी कि कमर्शियलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स थे एग्रीकल्चर पे अंडर द ब्रिटिश। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स मेनली फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं मेनली सेल इन द मार्केट के लिए रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर था आपका वो बहुत ही हाईली कमर्शियलाइज्ड हुआ। ब्रिटिश ने क्या क्या इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर सके। स्पेशली वो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में और रेवेन्यू को अर्न किया करते थे। तो इस चेंज की वजह से क्या है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए इंडियन फार्मर्स पे और रूरल इकोनॉमी पे। शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। सो जो एक मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो था कि शिफ्ट हो गया था फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, यानी कि जो आपके फूड क्रॉप्स लगाए जाते थे पहले जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, उससे क्या है कैश क्रॉप में शिफ्ट हो गया था जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, कॉफी एंड ओपियम। सो इन क्रॉप्स को क्या है ग्रो किया जाता था क्योंकि उन्हें जरूरत होती थी उनकी ब्रिटिश फैक्ट्रीज में या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। सो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि लेस लैंड वॉज अवेलेबल फॉर फूड क्रॉप्स, यानी कि बहुत ही कम लैंड बची थी फूड क्रॉप्स के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ फूड शॉर्टेजेस हुए और फेमिन्स हुए इंडिया में। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, सो इंडियन फार्मर्स सफर ग्रेटली ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन। इंडिया के फार्मर्स क्या है बहुत ही ज्यादा सफर हुए कमर्शियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उन्हें क्या है उन्हें फोर्स किया गया कि वो कैश क्रॉप ग्रो करेंगे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। सो इवन व्हेन द सॉइल और क्लाइमेट वाज नॉट सुटेबल, यानी कि फिर भी जो क्लाइमेट और सॉइल था वो सूटेबल नहीं थी, फिर भी उन्हें फोर्स किया गया कि वो क्या है कैश क्रॉप्स को ग्रो करेंगे इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स। सो फार्मर्स डिपेंडेड हेविली ऑन मनी लेंडर्स फॉर लोन्स टू बाय सीड्स एंड पे टैक्सेस। फार्मर्स क्या थे आपके, वो डिपेंडेंट रहते हैं बहुत ही ज्यादा मनी लेंडर्स पे लोन लेने के लिए ताकि वो सीड्स को बाय कर सके और टैक्सेस को पे कर सके। सो जितने भी हाई इंटरेस्ट रेट थे उन्होंने उसको ट्रैप किया इनटू अ डेप्ट, यानी कि जो सारे फार्मर्स थे वो डेप्ट में आ गए थे। बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी लैंड को लूज कर दिया था जब वो फेल हुए लोन्स को रीपे करने में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी। इंक्रीजिंग रूरल इनइक्वालिटी, सो कमर्शियलाइजेशन इंक्रीज इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। कमर्शियलाइजेशन ने क्या किया आपका इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर दिया रूरल एरियाज में। रिच लैंडलॉर्ड्स एंड ट्रेडर्स बेनिफिटेड मोर बिकॉज दे हैड बेटर एक्सेस टू मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट। जो आपके रिच लैंडलॉर्ड्स थे और ट्रेडर्स थे वो क्या है इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुए क्योंकि इनके पास क्या था एक्सेस था मार्केट्स का, ट्रांसपोर्ट का और क्रेडिट का। सो जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे वो क्या है पुअरर बनते गए। सो जो गैप था रिच और पुअर के बीच में, पुअर पेजेंट्स के बीच में, वो और ज्यादा वाइड होता गया। डिपेंडेंस ऑन मार्केट एंड ब्रिटिश पॉलिसीज, सो फार्मर्स क्या थे आपके वो डिपेंडेंट हो गए मार्केट पे अपने सर्वाइवल के लिए। सो जो प्राइसेस थे क्रॉप्स के वो बहुत ही अनस्टेबल हुआ करते थे और बहुत ही लो हुआ करते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम रिड्यूस हो गई थी। जो आपके ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने फेवर किया एक्सपोर्टर्स को और ब्रिटिश ट्रेडर्स को, ना कि इंडियन फार्मर्स को। सो इवन फेमिन्स के टाइम पे भी क्या होता था फूड आपका
एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाता है मार्केट डिपेंडेंस के। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्दो क्या है एग्रीकल्चर आपका कमर्शियल हो गया था, बट इसने रियल डेवलपमेंट नहीं किया था। बहुत ही कम इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था फार्मिंग टेक्निक्स में, इरिगेशन में और प्रोडक्टिविटी में। जो ब्रिटिश थे आपके वो मेनली इंटरेस्टेड थे प्रॉफिट में, ना कि इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स। यानी कि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट से उनको मतलब था, उनको ये कोई मतलब नहीं था कि जो इंडियन के फार्मर्स हैं या फिर इंडिया का एग्रीकल्चर है उसके कैसी कंडीशन है। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का अंडर द ब्रिटिश रूल, इसने क्या है ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। इसने हार्डशिप्स लाए इंडियन फार्मर्स में, ठीक है। इसने क्या क्या इंक्रीज कर दिया पॉवर्टी और डेब्ट को, ठीक है, यानी कि उनको बहुत ही कर्जे में डाल दिया था, वो बहुत ही पॉवर्टी में आ गए थे, उनकी फूड सिक्योरिटी रिड्यूस हो गई थी और इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी रूरल सोसाइटी में। सो यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर को हेल्प करने में, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसको ग्रो करने में हेल्प करने की बजाय इसने क्या किया, इसने फाउंडेशन को वीक किया और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़े। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन ब्रिटिश पॉलिसीज। यानी कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसका क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश पॉलिसीज पे। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the first major uprising against British rule in India. रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है आपका, ये पहला मेजर अपराइजिंग रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दो द रिवोल्ट फेल्ड, यानी कि जो ये रिवोल्ट था ये फेल हुआ, बट इसने क्या है फाउंडेशन को शूक किया ब्रिटिश पावर के। जो ब्रिटिश थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनकी जो पहली अर्लियर जो उनकी पॉलिसीज थी उन्होंने क्या है बहुत ही डीप डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट किया है इंडियंस के अमंग। सो एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज में, ताकि वो अपने रूल को स्ट्रेंथन कर सके और ऐसे रिवोल्ट्स को अवॉइड कर सके इन फ्यूचर। एंड ऑफ कंपनी रूल, सो एक जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो था कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को एंड कर दिया था। 1858 में क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल था इंडिया का उसको ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सो एक नई पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको क्रिएट किया गया था ब्रिटेन में, एंड वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था इन इंडिया ताकि वो रिप्रेजेंट करें ब्रिटिश की क्वीन को। चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सो आफ्टर 1857 जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस बने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। उन्होंने क्या है एग्रेसिव पॉलिसीज को स्टॉप किया, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, जिसने कि बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उसको एंगर कर दिया था। सो जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके राइट्स को, डिग्निटी को और टेरिटरीज ऑफ इंडियन प्रिंसेस को रेस्पेक्ट करेंगे। सो इससे क्या है, इससे उन्हें हेल्प मिली सपोर्ट को गेन करने में, रूलर्स के सपोर्ट को गेन करने में और फ्यूचर रिबेलियंस को प्रिवेंट करने में। Military reforms, so the revolt made the British realize the danger of depending heavily on Indian soldiers. ये जो रिवोल्ट था इसने क्या है ब्रिटिश को ये रियलाइज कराया कि कितना ज़्यादा डेंजर है अगर हम हेविली डिपेंड करेंगे इंडियन सोल्जर्स पे। देयरफॉर उन्होंने क्या है अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, जो नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो उनको इंक्रीज किया गया और इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया गया। इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कोई भी हाई पोजीशन को होल्ड करें आर्मी में। सो ब्रिटिश क्या है फॉलो करते थे एक पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग सोल्जर्स दैट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स, ताकि वो उनमें यूनिटी को प्रिवेंट करें। पॉलिसी एंड डिवाइड रूल, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, सो इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया बहुत ही स्ट्रिक्टली। उन्होंने क्या है डिविजन्स को क्रिएट किए अमंग इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रीजन। इस पॉलिसी ने क्या किया, इंडियन की यूनिटी को वीक किया और रिड्यूस किया चांसेस ऑफ द यूनाइटेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। चेंजेस इन सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज, तो जो आपका ब्रिटिश है उसने क्या है डिसाइड किया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंडियंस के। सो अर्लियर के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्रिएट किया फेयर अमंग द पीपल, कि जो ब्रिटिश हैं वो चाहते हैं कि वो इंडियन रिलीजन्स को डिस्ट्रॉय करें। सो आफ्टर 1857 हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश है उन्होंने एश्योर किया इंडियंस को कि वो उनके ट्रेडिशंस और कस्टम्स को रिस्पेक्ट करेंगे। कंक्लूजन, सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये क्या था आपका जो रिवोल्ट था 1857 का, ये आपका टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। दो ये फेल हो गया था बट इसने क्या है फोर्स किया ब्रिटिश को कि वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करें एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में और सोसाइटी में। ये जो चेंजेस थे इसकी वजह से हेल्प हुई ब्रिटिशर्स को अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने में ओवर इंडिया, बट एट द सेम टाइम जो रिवोल्ट था उसने फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स को
इंस्पायर किया फॉर द फ्रीडम। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कि क्या क्या स्टेजेस हैं कॉलोनियलिज्म के इंडिया में। सो कॉलोनियलिज्म इन इंडिया डिड नॉट हैपन एट ऑन वंस, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है वो आपका क्या है, एक साथ नहीं हुआ। इट डेवलप्ड स्लोली, यानी कि ये बहुत स्लोली डेवलप हुआ ओवर सेवरल सेंचुरीज। सो जो आपका ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस में, बेस्ड ऑन द कंट्रोल इंक्रीज ओवर टाइम, यानी कि कंट्रोल के बेसिस पे। सो अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, दैट इज फ्रॉम 16 to 17th century. So the first stage of colonialism began with the arrival of European traders. जो पहला स्टेज था colonialism का वो आपका began हुआ with the arrival of European traders, जो पोर्चुगीज थे आपके वो 1498 में इंडिया आए, फॉलोड बाय डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ये जो यूरोपियंस है ये मेनली ट्रेड के लिए आए थे, स्पेशली स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और जो भी और वैल्यूएबल गुड्स थे। जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फॉर्म हुई थी आपके 1600 में। एट दिस स्टेज हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को सेटअप कर दिया था, जिनको फैक्ट्रीज बोलते थे, इन द प्लेसेस जैसे कि सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। सो जो इंडियन रूलर्स थे वो अभी भी पावरफुल थे और ब्रिटिश के पास कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, दैट इज 18th century। सो जो सेकंड स्टेज थी वो आपकी बिगैन हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स में। जो मुगल एम्पायर का वीकनिंग हो रहा था उसकी वजह से क्या है, ब्रिटिशर्स को हेल्प हुई कि वो पावर को गेन करें। इंपॉर्टेंट बैटल्स जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया 1757 की, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 का, उसने अलाउ किया कंपनी को कि वो बंगाल को कंट्रोल करे। कंपनी क्या है, टैक्सेस को कलेक्ट किया करती थी और वो अपनी खुद की आर्मी को मेंटेन किया करती थी, और स्लोली उसने अपने रूल को एक्सपैंड किया ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो ट्रेड चेंज इनटू पॉलिटिकल कंट्रोल ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, आपका जो ट्रेड था वो चेंज हो गया पॉलिटिकल कंट्रोल में। कंपनी रूल ओवर इंडिया 1765 to 1857। ये जो स्टेज था, इस स्टेज में क्या है आपका, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मेन रूलर बन गई थी इंडिया की। उसने क्या है, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करा दिया था, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसने कि फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म किया। जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हुई ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण, जो कि ब्रिटिश गुड्स को फेवर करते थे। तो जो कंपनी थी उसने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन और लॉस को। हाउएवर जो बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन था और अनफेयर ट्रीटमेंट था इंडियंस का, उसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन ग्रो हुआ। क्राउन रूल और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल 1858 to 1947। सो जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था इंडिया का फ्रॉम द कंपनी। सो इस पीरियड को हम क्राउन रूल बोलते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया ताकि वो अपने रूल को बेनिफिट कर सके। इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम द हायर पोजीशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहा और पॉवर्टी इंक्रीज हुई। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। सो जो पहला जो आपका फाइनल स्टेज था उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि राइज हुआ इंडियन नेशनलिज्म का। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने फ्रीडम स्ट्रगल को लेड किया। मूवमेंट्स अंडर लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, उन्होंने क्या है, यूनाइट किया लोगों को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद इंडिया ने क्या है, फाइनली इंडिपेंडेंस को गेन किया 1947 में, मार्किंग द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कंक्लूजन, colonialism in India developed in stages, यानी कि जो है आपका ये स्टेजेस में डेवलप हुआ। फ्रॉम ट्रेड टू फुल पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि ट्रेड से लेके फुल पॉलिटिकल कंट्रोल तक। दो ब्रिटिश ने क्या है, मॉडर्न सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, बट जो उनका रूल था उसने क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को कॉज किया और बहुत ही ज़्यादा सफरिंग को कॉज किया। सो जो लॉन्ग स्ट्रगल है उसकी वजह से फाइनली हमें फ्रीडम मिली और सेल्फ रूल मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।